हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए जाना जाता है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का जो टॉपिक है हम लोगों का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग का टॉपिक है, हम लोग एजुकेशनल थॉट्स जो है शैक्षिक विचार या शैक्षिक दर्शन स्वामी विवेकानंद जी का और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और अल्लामा इकबाल जी का। तो इनके शैक्षिक विचार क्या हैं, इनका शैक्षिक दर्शन क्या है, तो उसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे कि एमएड प्रवेश परीक्षा में इनके शैक्षिक दर्शन से या शैक्षिक विचार से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अल्लामा इकबाल जी का जो शैक्षिक दर्शन या शैक्षिक विचार है, इसी के ऊपर हम प्रश्न लगाने वाले हैं। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये क्लास सीयूईटी पीजी एमएड 2026 की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है। और साथ ही साथ ऐसे जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमएड प्रवेश परीक्षा खुद से कराती हैं, यानी सीयूईटी पीजी के अंडर में नहीं आती हैं, ये क्लास उनके लिए भी है। जैसे कि आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी हो गई, सीसीएसयू हो गई, और सीएसजेएमयू हो गई, एमजेपीआरयू, आरएमएलएयू, केएनआईपीएसएस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय, जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये क्लास सभी के लिए है, क्योंकि एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो सभी के सिलेबस में क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक ना। तो चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे ऑथेंटिक अपडेट जो एमएड प्रवेश परीक्षा संबंधित होते हैं वो सबसे पहले जानने और देखने को मिलते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर भी सारी सूचना जाती है, ठीक ना। तो व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। सीयूईटी पीजी एमएड 2026 वालों का अब एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, तो आप सीयूईटी पीजी 2026 की जो वेबसाइट है उस पर जाकर एक बार चेकआउट करें। और मैं कल वीडियो भी बना दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें अपना एग्ज़ाम सेंटर कैसे देखना है, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें मैं कल एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, ठीक ना। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। आप अभी ध्यान दें कि आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक ना। तो आप अभी पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर आप बताएं। अब देखिए, आपके पास समय बहुत कम बचा है। कुछ बच्चे ऐसे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एक मैराथन करा दीजिए या 2 मैराथन करा दीजिए, जिसमें जो आपका 10 यूनिट का जो आपका सिलेबस में टोटल 10 यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 1 से 10, वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँ एक ही मैराथन में। तो देखिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है कि उस तरह की पीपीटी तैयार की जा सके जिसमें यूनिट 1 से 10 तक का पूरे टॉपिक को मैं इंक्लूड कर पाऊँ, तो वो चीज़ संभव नहीं है। अगर आप थियरी की क्लास जल्दी-जल्दी देख सकते हैं, तो देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको यूनिट 1 से 10 तक की सभी क्लासेस मिल जाएँगी। तो अगर आपने पहले से नहीं देखा है, तो अभी आपके पास समय कम है, वो चीज़ आपको पहले कर लेनी चाहिए। खैर, नहीं भी किया है तो आप थियरी की क्लास जितना देख सकते हैं उतना देख लीजिए। जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। पीवाईक्यू जितने हैं, 3 साल के पीवाईक्यू आपको एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएँगे। 3 साल के पीवाईक्यू आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे ही पीवाईक्यू आप लगा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा थियरी की क्लास को कवर करने का कोशिश कीजिए, जो अपलोड हैं, और जितने प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं उसको लगाइए, ठीक ना। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने के चांसेस बनेंगे, ठीक ना। और फालतू परेशान फिर मत होइए, क्योंकि देखिए, तैयारी पहले से ही किया जाता है। एग्ज़ाम के 2-4 दिन, 5 दिन पढ़ने वाले हमेशा क्या होते हैं, फँसते हैं, ठीक ना। हालाँकि अब समय कम है तो आप पॉजिटिव रहिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित थे और पूज्य बापू किससे प्रेरित थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने इस देश को परमाणु बम दिया, परमाणु हथियार दिए, ठीक ना? तो वो किससे प्रभावित थे? वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सादे जीवन और उच्च विचार वाली विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे, यानी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो अपना आदर्श किसको मानते थे? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, उपयुक्त सभी। तो बताइए आपका क्या आंसर होगा? तो अगर आंसर पे हम चर्चा करें, तो जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वे रविंद्रनाथ टैगोर से तो प्रभावित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों प्रभावित थे? क्योंकि आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के आगे गुरुदेव भी लगाया जाता है। इनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी जी ही ने ही दी थी। और महात्मा गांधी जी ने ही क्यों दी थी? क्योंकि वो उनके विचारों से प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके विचार बहुत ही मूल्यवान हैं और वे सभी से अलग सोचते हैं और उनके जो विचार हैं वो हमारे देश को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे वे रविंद्रनाथ टैगोर से बिल्कुल प्रभावित थे। लेकिन महात्मा गांधी जी अपना आदर्श किसको मानते थे? तो वो अपना आदर्श किसे मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को। शायद ये जानकारी अभी तक आपको पता नहीं होगा, ठीक ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि महात्मा गांधी जिसको पूरी दुनिया मानती है और आप दुनिया के जो प्रमुख देश हैं, चाहे फिर आप अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें, इज़राइल हो गया, ईरान हो गया, जापान हो गया, जितने भी प्रमुख देश हैं, आप अ, सभी देशों में जाएँगे तो आपको महात्मा गांधी की कोई ना कोई मूर्ति या सड़क का नाम या पुल का नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक ना? साउथ अफ्रीका में तो महात्मा गांधी को विशेष मतलब जगह मिला है, ठीक ना? क्योंकि वहाँ पे गांधी जी रहे भी थे। तो जिन्हें पूरी दुनिया पूजती है या उनके आदर्शों को अपनाती है, वो अपना आदर्श किसको मानते थे? तो वो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते थे और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे, ठीक ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोले ख हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक ना? इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज इंस्पायर्ड बाय द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड बाय हुम वाज रिवर्ड बापू इंस्पायर्ड। तो आप बोलें कि बापू इंस्पायर्ड टैगोर से थे, लेकिन वो अपना आदर्श किसको मानते थे भाई? आदर्श मानते थे वो स्वामी विवेकानंद जी को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, ठीक ना? देखिए, आपको हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर पाए, आप किसी कारणवश कोई परेशानी थी या किसी आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो कोई बात नहीं है। जितना भी दिन है 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, उसमें भी अगर आप ईमानदारी से दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 12 घंटे, 13 घंटे स्टडी कर लेते हैं प्रतिदिन, तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक ना? ये चीज़ है। लेकिन अभी भी आप पीडीएफ के चक्कर में, किताब के चक्कर में न पड़ें। इस यूट्यूब चैनल पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो भी वीडियो अपलोड है या जो भी सेशन अपलोड है, बहुत मेहनत किया गया है एक-एक सेशन के पीछे। न जाने कितनी किताबों से फैक्ट निकाले गए हैं, कॉन्सेप्ट निकाले गए हैं, न जाने कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खंगाल-खंगाल कर एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए निकाली गई है। तो इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। इस चैनल पे जो थियरी की 114 क्लास अपलोड है, एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, उससे बाहर का आना इम्पॉसिबल है। जो टॉपिक पढ़ाया गया है, उस टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा तो उससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भई युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोले कि युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। व्हेन इज यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो आप बोलें कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न क्या है भाई देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में सही सुमेलित है।
तो क्या स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम बताइए? नरेंद्र नाथ था, तो आप बोलेंगे कि हाँ, नरेंद्र नाथ था। तो ये तो सही सुमेलित है। उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो आप बोले 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म पूछे तो भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक ना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सारे कलकत्ता की भूमि की देन हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो आप बोले दूसरा भी सही सुमेलित है। इनके पिता का नाम आप बताइए क्या था? तो श्री विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी था। तो आप बोले कि तीसरा भी सही सुमेलित है। तो आप बोले क्यों ना हम आंसर उपयुक्त सभी को लगा दें, ठीक ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद द करेक्ट मैच इज। तो आप बोले चाइल्डहुड नेम क्या है उनका भाई? नरेंद्र नाथ है, तो पहला भी सही है। और उनका जो बर्थ है वो 12 जनवरी 1863 कैलकाटा में हुआ है, तो आप बोले बी भी सही है। इनके फादर साहब का नाम क्या है? श्री विश्वनाथ दत्त। और इनकी मदर का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी। तो आप बोले सी भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे भैया? महात्मा गांधी जी तो मैंने बताया कि अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपना आदर्श किसको मानते थे? तो बहुत ही रोचक बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक ना? और इनके गुरु ने ही इनको स्वामी की उपाधि भी दी थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आपका क सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं। हु वाज स्वामी विवेकानंदाज गुरु? तो आप बोलेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी? तो बताइए कि रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन के स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी? इसका आंसर क्या होगा? बताएं आप। बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि उन्होंने 1886 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी भाई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक ना? देखिए, जब ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले यानी अपने गुरु से मिले तो अत्यधिक प्रभावित हो गए और उनके शिष्य बन गए और उनसे क्या किया? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बन गए। तो मैंने बोला ना, इनको स्वामी विवेकानंद स्वामी की जो उपाधि दी है इनके अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने ही दी है। और इनके गुरु की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन्होंने चाहा कि अपने गुरु के विचारों को मैं फैलाऊं, और अपने गुरु के विचारों को फैलाने के लिए न केवल ये भारत में इन्होंने प्रयत्न किया बल्कि पूरे विश्व का क्या किया? भ्रमण किया, ठीक ना? ये चीज़ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैंने भी स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लिया है अपने जीवन में। जो मेरे अपने गुरु हैं, शैक्षिक जगत के जो मेरे गुरु रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे। जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था बीएड, तो वो मेरे एचओडी थे और कुछ ही दिन मैं उनसे पढ़ पाया था क्योंकि उसके बाद वो कॉलेज से चले गए थे। तो मैंने भी उनके विचारों को फैलाने का जो उद्देश्य था उसको अपने जीवन का एक मकसद बनाया, और इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री पढ़ाने का निर्णय लिया कि मैं पैसे नहीं लूँगा किसी बच्चे से, और अगर कभी भविष्य में कुछ पैसे मैंने लिया भी तो वो सिर्फ़ इसीलिए लूँगा कि जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ और जो संसाधन जुटाने में श्रम लगता है, समय लगता है, उसकी पूर्ति हो सके। अन्यथा पैसे आपसे कभी भी मैं लूँगा, इस चीज़ को मैंने कभी भी सोचा नहीं है, ठीक ना? और ये सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि मैं अपने गुरु के विचारों को आगे फैलाना चाहता हूँ। जो मेरे एचओडी थे उन्होंने इतने शिद्दत से मुझे पढ़ाया, मुझे और मेरे साथ सभी छात्राध्यापकों को पढ़ाया, और उनके विचारों में, उनके पढ़ाने के तरीकों में इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि वो ऊर्जा मेरे में हस्तांतरित हुई और मुझे भी मतलब एक विज़न मिला, जीवन में एक ऊर्जा मिली, और जिससे मैं आप लोगों के लिए क्या कर पाता हूँ? काम कर पाता हूँ, ठीक ना? तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर आप बोले क्या होगा? क ऑप्शन हो जाएगा।
शॉर्ट वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे जो मेरे गुरु रहे हैं उनसे संबंधित मैंने शॉर्ट वीडियो कुछ अपलोड किए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। इसी प्रश्न को हम इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन डिड विवेकानंद इस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन? तो आप बोले कब इस्टेब्लिश किए थे? तो 1886 एडी में। तो आप बोले ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी देखिए एक बहुत महान व्यक्तित्व थे, ठीक ना? अगर इनकी उपलब्धि पे मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक युग के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी मंच से, पूर्वी मंच से नहीं, क्योंकि पूर्वी मंच तो अपना ही देश आ जाएगा फिर, लेकिन पश्चिमी मंच से जो यूरोपीय देश है, अमेरिका हो गया, वेदांत के सत्य का वर्णन किया। उनके इस कार्य द्वारा विश्व बंधुत्व की लहर उत्पन्न हो गई। यानी सभी देश मिलकर कैसे रहें और विश्व का कोई भी प्राणी हो अंततः तो वो एक मानव ही है, तो एक जो साझी मानवता होती है उसके लिए जो तत्परता दिखाई और उसके लिए लोगों को जो प्रतिबद्ध करने का काम किया वो स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया। उन्होंने विश्व भर में भारत के आत्म गौरव और प्रतिष्ठा का विकास किया। भारत का जो आत्मगौरव था, जो प्रतिष्ठा था, उसको गौरवान्वित किया, प्रचारित किया। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का जो आधार है मैं बता दूँ, वेद और उपनिषद है। उनका मानना था कि समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर ही है, वह बाहर नहीं है। तो मनुष्य अगर अपने आप से सवाल पूछेगा, अपने अंदर खुद से झाँक कर देखेगा, तो वो सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, ठीक ना? ये चीज़ होगा। और मैं स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी एक चीज़ और आपको अगर बताऊँ तो आप जानेंगे कि जब वे अपने अंतिम समय में थे, अपने जीवन के अंतिम समय में थे, या उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो उनको धन की आवश्यकता थी कि अपने वो गुरु के विचारों को फैला सकें। लेकिन जो हमारे यहाँ भारत के लोग थे, वो उस समय काफ़ी रूढ़िवादी हुआ करते थे और इसीलिए उनको भारत से धन कम मिलता था, जबकि पश्चिमी देशों से उनको धन ज़्यादा मिलता था, इसलिए वो पश्चिमी देशों में अपनी सभाएँ और भ्रमण का काम ज़्यादा करते थे, ठीक ना? ये चीज़ आपको जानकारी रखना है, किसी को नहीं पता होता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो भी महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में आप पढ़िए और आप ही लोग वो लोग हैं जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। आपके कंधों पे ही वो ज़िम्मेदारी है और मैं भी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से मेरी बहुत उम्मीदें बँधी हैं, ठीक ना? क्योंकि आप लोग बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में कल को पढ़ने जाएँगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, मैं तो वहीं का वहीं रहूँगा। लेकिन जो शायद मेरे विचार हैं, जो मेरी ऊर्जा है, शायद मैं वो आपको कुछ प्रतिशत भी दे सकूँ, ठीक ना? और कल को जाकर आप अपने देश की ज़िम्मेवारी सँभालने के लिए सीरियस हो सकें, गंभीर हो सकें, ठीक ना? तो चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी किस सन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया था? देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण बहुत प्रसिद्ध था जो अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने दिया था और बड़ी ही ओजपूर्ण व्याख्यान दिया था, ठीक ना? उन्होंने ओजपूर्ण व्याख्यान दिया था और इसी भाषण में उनका जो पहला शब्द था वो बोले थे, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों-बहनों, और इतना बोलते ही तालियों की बौछार हो गई थी, ठीक ना? और यही उनको प्रसिद्धि भी ये इसी भाषण से वो विश्व पटल पर क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये सम्मेलन आप बोले कब हुआ था? तो आप बोलेंगे कि 1893 में ईस्वी में हुआ था, 1893 में हुआ था। अगर 1886 पूछे कि इसमें क्या घटना थी इनसे जुड़ी, तो आप बोलेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने। 1886 अगर डेट पूछे तो इन्हीं से जुड़ी है। 1899 अगर पूछे कि कौन-सी डेट है भैया, तो आप ध्यान देंगे कि जो 1899 वाली डेट है, ये डेट जो आपकी है, 1 सेकंड आप मुझे समय दीजिएगा। ये दोनों डेट महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो ये 2 डेट आपको ध्यान रखनी है कि 1886 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया और ओजपूर्ण व्याख्यान भी दिया और इससे वे विश्व पटल पर क्या हो गए, प्रचलित भी हो गए। अगर इनका मृत्यु की बात करें तो आप लिख लीजिएगा कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 जुलाई को हुई थी। 4 जुलाई 1902 को हुई थी और ये बहुत कम उम्र जी पाए थे। ये कितने साल जी पाए थे? तो 39 वर्ष जी पाए थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा प्राणी हमारे देश में 100 वर्ष या 80-90 वर्ष जीता तो क्या होता? क्या भारत
और आगे नहीं बढ़ा होता? क्या भारत उनके विचारों का लाभ और नहीं ले पाया होता? तो आप इस पे अपनी राय ज़रूर रखें। तो आप इसका बोलें उत्तर क्या होगा भैया? इसका उत्तर होगा ख। क्या होगा? इसका उत्तर ख होगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। इन विच ईयर डिड विवेकानंदा डिलीवर अ पावरफुल लेक्चर एट द शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन अमेरिका? तो आप बोले 1893 एडी में उन्होंने ये अपना भाषण दिया था यहाँ पे, ठीक ना? ये चीज़ है। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेद, उपनिषद और वेदांत उनके शैक्षिक दर्शन का आधार था। वेदांत के सत्य का वर्णन भी उन्होंने पश्चिमी मंच से किया, ठीक ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनके शैक्षिक दर्शन का जो आधार है उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे मित्र, हम अंग्रेजी में देख लेंगे। और द बेसिस ऑफ स्वामी विवेकानंदाज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज वेदाज उपनिषद वेदांत ऑल ऑफ द एबव। तो आप बोलें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ही में से कोई साथी थे, उन्होंने कमेंट बड़ी ही प्यारा कमेंट किया था, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद है। आपने बोला था कि सर कोयले के खदान में आपका यूट्यूब चैनल सोना है। तो चलिए, अच्छा लगा था मुझे पढ़ के, ठीक ना? तो आप लोग कोई भी विचार अपने साझा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, अगर कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो, और अगर नेगेटिव भी होते हैं और वो सच में वो कमियां होती हैं तो मैं उसको सुधारने में भी विश्वास रखता हूं, और वैसे कमेंट्स का स्वागत करता हूं, ठीक ना? तो चलिए, अगला प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के 2 प्रमुख लक्ष्य बताइए कौन-कौन से थे? तो आप देखेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वे हिंदू धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक ना? लेकिन हिंदू धर्म मतलब कट्टरता नहीं। बोलते हैं ना कि तुम कट्टर हिंदू हो या नहीं हो, तुमने हिंदू धर्म को बचाने का ठेका लिया है या नहीं लिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी सच में जो हिंदू धर्म का मतलब है उस हिंदू धर्म के वो समर्थक थे। तो वो मानव कल्याण की बात करते थे, साझी मानवता की बात करते थे, और सर्वधर्म समभाव की बात करते थे कि हम सभी धर्मों को एक समान भाव से देखेंगे, और सभी धर्म क्या करते हैं? सत्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सत्य पर ही आधारित हैं। तो आप बोलेंगे क व ख दोनों प्रमुख लक्ष्य पूछा गया है, ठीक ना? प्रकृति प्रेम भी वो करते थे, लेकिन प्रमुख लक्ष्य में ये 2 आएँगे। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंदा हैड 2 मेन गोल्स इन हिज लाइफ। तो आप बोलेंगे ह्यूमन वेलफेयर और इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो ये जो हैं मेन गोल्स हैं, तो हम बोथ ए एंड बी के साथ जाएंगे, बाकी वो नेचर से भी लव करते थे। 9वां प्रश्न क्या है भाई? बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव देता है, व्यक्ति का भीतरी शिक्षक उसे समझने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन संबंधित है। तो आप बोले यह कथन किससे संबंधित है भाई? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। वो कहा करते थे, वो क्या कहा करते थे? वे कहा करते थे कि समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर ही है, वह बाहर नहीं है। और उन्होंने शिक्षा की परिभाषा भी दी थी। वो परिभाषा क्या दी थी? कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, कि जो अंतर्निहित शक्ति है मनुष्य के अंदर, पूर्णता है, वो जब बाहर आ जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, तो यही शिक्षा है, यही शिक्षा करवाती है, ठीक ना? ये चीज़ है। तो आप जानते हैं कि वो बोलते थे कि बाहरी शिक्षक तो आपको सजेशन दे सकता है, चीज़ें बता सकता है, कुछ चीज़ें समझा सकता है, ट्रेन कर सकता है, लेकिन अंततः तो आप तभी सीख पाते हैं जब आप अपने आप से मिलते हैं, आप स्वयं में झाँक कर देखते हैं, अपने स्व को पहचानने की कोशिश करते हैं, तभी आप असली यानी यथार्थ ज्ञान से आपका रूबरू हो पाता है, आप उससे मिल पाते हैं। तो यह कथन किसका है? तो आप बोलें कि यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। द एक्सटर्नल टीचर ओनली सजेस्ट, द इनर टीचर इंस्पायर्स वन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो आप बोलें कि स्वामी विवेकानंद जी से एसोसिएटेड है। तो आपका ए आंसर विल बी द राइट। 10वां प्रश्न क्या है? ब्रिटिश शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे?
तो स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वो मानते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, वो मानव को नैतिक बनाने में असक्षम है। वो हो सकता है कि मानव को कोई स्किल दे दे, कोई सूचना प्रोवाइड करा दें, लेकिन उस मनुष्य को मोरल तो नहीं ही बना रही है। तो आप बोले कि क तो सही है। नौकरशाही के लिए सिर्फ शिक्षा है, तो आप देखते ही थे कि जो ब्रिटिश एजुकेशन था उसका उद्देश्य था कि कैसे हम अंग्रेजी शिक्षा दे सकें और भारतीयों को अंग्रेज़ों के ही समान बनाकर उनसे काम भी निकाल सकें। और अंग्रेज़ों को प्रशासन करना था भारत के ऊपर, तो उनको ज़्यादा संख्या में नौकरशाही अधिकारी वगैरह ये सब चाहिए थे, कर्मचारी चाहिए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा दें, तभी तो उनसे काम ले पाएँगे। तो नौकरशाही के लिए सिर्फ शिक्षा थी और मनुष्य न बनाकर मशीन बना रही थी, क्योंकि जो सूचनाओं का कच्चा चिट्ठा था वो जबरन मनुष्य के दिमाग में ठूसा जा रहा था। संस्कृति के संरक्षण या विकास से संबंधित शिक्षा नहीं थी। तो आप बोले तीनों ही स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे अंग्रेजी शिक्षा पर, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंदाज व्यूज ऑन ब्रिटिश एजुकेशन वर इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मोरालिटी, तो आप बोले राइट है। एजुकेशन ओनली फॉर ब्यूरोक्रेसी, तो ये भी राइट है। क्रिएटिंग मशीन्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस, तो आप बोले ये भी राइट है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक ना। अगर आपने थियरी की क्लास नहीं देखी है, जो टॉपिक पे हम प्रश्न लगा रहे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको 3 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक प्लेलिस्ट होगा थियरी की क्लास का, जिसमें आपका जो सिलेबस है यूनिट 1 से 10 का टोटल थियरी क्लास देखने को मिल जाएगी। और दूसरा प्लेलिस्ट होगा प्रैक्टिस सेट का, तो उसमें जो प्रैक्टिस सेट डे बाय डे अपलोड हो रहे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तीसरा प्लेलिस्ट PYQ सेशन का होगा, जिसमें आपको 2023, 2024 और 2025 के CUT PG एमएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक ना। तो इस टॉपिक पे जो थियरी की क्लास ली गई है उसे आप एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिएगा, क्योंकि अगर आप देख के इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार बताइए शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? क्या थे शिक्षा के उद्देश्य बताइए? तो वो क्या बोलते थे कि पूर्णता की अभिव्यक्ति के लिए सच्चे मनुष्य का हमें निर्माण करना होगा। हमें मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि जब तक हम उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करेंगे, वो क्या होगा, अपने अंदर की शक्तियों को नहीं पहचान पाएगा कि वो किस चीज़ के लिए योग्य है, वह क्या कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। और आत्मविश्वास हम कैसे पैदा कर सकते हैं किसी मनुष्य के अंदर? तो आप बोलेंगे कि उसका चारित्रिक विकास करके, बौद्धिक विकास करके, उसे आत्मनिर्भर बना के, उसका शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, व्यावसायिक विकास करके, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य था उनके द्वारा, क्योंकि वो मानते थे कि हमें विश्व शांति की भी स्थापना करनी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वर, तो आप बोले कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलेंस, और फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, रिलीजियस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये सारे शिक्षा के उद्देश्य बताए। इसी के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट जो है उसको भी डेवलप करने की बात कही। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डी। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? विज्ञान शिक्षा को उन्होंने पाठ्यक्रम में महत्व दिया, बात सही है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की उपेक्षा न हो, यानी अतीत भी जरूरी है ताकि हम वर्तमान को सही बना सकें, और वर्तमान भी जरूरी है ताकि हम भविष्य को सुरक्षित रख सकें। तो हमें न तो अतीत की उपेक्षा करनी है, न तो हमें वर्तमान की उपेक्षा करनी है, और न हमें भविष्य की उपेक्षा करनी है। हमें तीनों में संतुलन बनाकर काम करना है। तो पाठ्यक्रम इन तीनों पर ही आधारित होना चाहिए। और पाठ्यक्रम आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ही प्रकार के विशेष
विषय हों पाठ्यक्रम में, यानी आप देखते हैं कि कहीं-कहीं पर व्यावसायिक शिक्षा के समर्थन में बहुत जोर दिया जाता है और कहीं-कहीं नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। तो विवेकानंद जी का कहना था कि भई बिना नैतिक शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है और बिना व्यावसायिक शिक्षा के नैतिक शिक्षा भी कारगर साबित नहीं हो सकती है। तो जो पाठ्यक्रम हो उसमें दोनों ही प्रकार के विषय हों, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी हो और साथ-साथ दर्शन भी पढ़ाया जाए, इतिहास भी पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें हों। तो आप आंसर क्या इसका बोलेंगे? उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द करिकुलम शुड बी एम्फेसाइज साइंस एजुकेशन, राइट, अवॉइड नेग्लेक्टिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट, इंक्लूड बोथ स्पिरिचुअल एंड सेकुलर सब्जेक्ट। तो ये भी राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा आपका डी। 13 नंबर प्रश्न क्या है भैया, पढ़िए, आपके स्क्रीन पे है। लौकिक उन्नति के लिए पाठ्यक्रम में विवेकानंद जी ने किन विषयों को शामिल करने की बात कही? तो लौकिक क्या होता है? लौकिक यानी ये जो जगत है, जो संसार है, इसे समझने के लिए छात्रों को कौन-कौन से हमें विषय पढ़ाने पड़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई पाठ्यक्रम में अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो लौकिक जगत है उससे संबंधित उसके अंदर समझ विकसित हो पाए, तो आप उसे भाषा पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, इतिहास पढ़ाइए, भूगोल पढ़ाइए, अर्थशास्त्र पढ़ाइए। देखिए भाषा हर विद्वान के पाठ्यक्रम में शामिल होगा, क्योंकि बिना भाषा के हम सोच नहीं सकते। तो राजनीति पढ़ाने की भी बात की, कला भी, व्यावसायिक विषय भी, व्यायाम भी, खेलकूद भी, समाज सेवा भी, संघर्ष, संगीत भी, उपयुक्त सभी। तो इसे रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग में याद रखना है। अगर इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज तो चांसेस कम है, ठीक ना। लेकिन हमें तैयारी मजबूत करके जाना चाहिए। हमें किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ना चाहिए कि भाई कहीं से क्वेश्चन दे दो, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मुझे खान सर की एक बात याद आती है कि वो बोला करते हैं, मैंने सुना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके बगल का छात्र आपकी स्पीड देखकर घबरा जाए कि मैं एग्ज़ाम देने ही क्यों आया हूँ। तो ये चीज़ है। और देखिए जो 5 महीने 6 महीने से तैयारी करते हैं ना, वो ये जो 4 दिन 5 दिन एग्ज़ाम के पहले वाले छात्र हैं, इनको रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। ये बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने। ठीक ना? तो चलिए इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। व्हिच सब्जेक्ट्स डिड विवेकानंद रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द करिकुलम ऑफ वर्ल्डली प्रोग्रेस? तो आप बोलें कि वर्ल्डली प्रोग्रेस के लिए जो करिकुलम में उन्होंने रिकमेंडेड किया, तो क्या रिकमेंड किया कि लैंग्वेज पढ़ाया जाए, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट हो, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हो, एक्सरसाइज हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल सर्विस एंड म्यूजिक। तो आप बोलेंगे ऑल ऑफ द एबव। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षण विधि कौन-कौन सी है भाई? तो विचार विमर्श शिक्षण विधि की उन्होंने बात की, स्वाध्याय विधि की बात की, स्वाध्याय इम्पोर्टेंट है, तर्क विधि की बात की, विश्लेषण विधि की बात की, वाद-विवाद की बात की, कहानी कथा विधि की बात की, समस्या समाधान की विधि की बात की, भ्रमण की बात की, उपदेश की बात की, व्याख्यान की बात की। तो स्वाध्याय इम्पोर्टेंट है, उपदेश इम्पोर्टेंट है, भ्रमण, व्याख्यान, ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द टीचिंग मेथड इज, तो डिस्कशन मेथड की बात की, सेल्फ स्टडी मेथड की बात की, रीजनिंग, एनालिसिस, डिबेट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्स ठीक ना, फील्ड ट्रिप की बात की और सरमन्स की बात की, लेक्चर्स की बात की। तो इन सब की बात की उन्होंने, ठीक ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोले आंसर ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो शिक्षण कार्य में वो दक्ष होना चाहिए। शिक्षक का जो चरित्र है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पहचान रखने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोला करता हूँ कि आपको अगर स्टडी में कोई समस्या हो, किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। एडमिन वाला नंबर मेरा है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपसे मैं जुड़ सकूँ और मुझे भी पता रहे कि जो मुझसे पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो किस स्थिति में हैं। चाहे मैं इंस्टा आईडी अपनी बताता हूँ और बोलता हूँ आपसे कि मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए, तो उद्देश्य यही होता है। ठीक है ना? तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा।
इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद और टीचर शुड बी, तो टीचर स्किल्ड होना चाहिए टीचिंग में, कैरेक्टर हाई होना चाहिए, स्टूडेंट शुड हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, कि हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसके पास होनी चाहिए। तो आप बोले ऑल ऑफ दी एबव, आंसर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, तो परिश्रमी होना चाहिए, इंद्रिय संयमता होनी चाहिए, किसे देखना है किसे नहीं देखना है, किसे सुनना है, इन सब पे संयम होना चाहिए। मन कर्म वचन तीनों में ही सत्यता होनी चाहिए, यानी हम अंदर से भी किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचें, काम भी हम सही करें जिससे किसी को हानि ना हो, हमारी वचन भी शुद्ध हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए, एकाग्रता और लगन होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा क से च। तो आप देखें कि किस ऑप्शन में क से च है। तो आपका ख में देखिए क से च है, तो ख आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद अ स्टूडेंट शुड बी, तो आप बोले हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस उसमें होनी चाहिए, एक्शन थॉट और स्पीच को लेकर, क्यूरियस होना चाहिए, नॉलेज एक्वायर करने को लेकर, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, और टीचर के प्रति लॉयल होना चाहिए। चलिए इस पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ, भाई टीचर के प्रति लॉयल का मतलब क्या है। अभी आप मुझसे एमएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकारी जब सीट मिल जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप इंटरव्यू देने के लिए मुझसे संपर्क कीजिए, यानी आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि आपने कैसे तैयारी की थी, किस प्रकार से फॉर्म भरा था, जिससे जो 2027 में अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए, उनको दिशा निर्देश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि पीछे हट जाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं आगे, उनको धन्यवाद है कि वो सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, लेकिन बाकी बच्चे सोचते हैं अब तो परीक्षा हो गया, अब तो मुझे सरकारी सीट भी मिल गई, क्या ही मतलब है, गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना? कुछ तो गुरुजी मानते भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एटलीस्ट उसके प्रति कुछ तो निष्ठा ज़रूर रखिए, क्योंकि फिर वो आपके लिए मेहनत क्यों करेगा? तो अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज़ बनता है ना कि आप मुझे मोटिवेट करो। तो ठीक ना? तो अगर आपको सरकारी सीट मिलती है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर, मैंने आपके चैनल से पढ़ा था या आपसे कुछ सीखा था, आप मतलब कोई भी आपका मदद था। मेरे इस प्रगति में मैंने जो एक नया काम किया है, उसमें आपका कोई ना कोई योगदान था, तो मैं आपसे अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। तो बताइए इंटरव्यू के लिए क्या प्रोसेसेस हैं, ठीक ना? तो वो फिर मैं बताऊँगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो आप बताइए क्या ये शारीरिक दंड की बात करेंगे? तो आप बोलेंगे कि शारीरिक दंड का तो ये विरोध करेंगे। तो ये तो नहीं होगा। आत्मानुशासन, अच्छा 1 सेकंड। आत्मनियंत्रण पर वो जोर देते थे कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे, ऐसा उसको हम बनाएँ और खुद से अनुशासन करें, और शारीरिक दंड का वो विरोध करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना? आप कमेंट में बताएँगे कि आपके कितने प्रश्न के आंसर सही आपने कर लिए, ठीक ना? ये ज़रूर आप बताएँगे। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देख के भाग गए, कुछ लेना-देना मुझसे नहीं है। इंटरेक्शन देखिए मजबूत होना चाहिए हम दोनों का। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद डिसिप्लिन शुड बी, तो आप बोलेंगे वो सेल्फ कंट्रोल पर एम्फेसिस करते हैं, यानी जोर देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, और वो कॉर्पोरल पनिशमेंट का उसको अपोज करते हैं। तो आप बोलेंगे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। सशक्त राष्ट्र निर्माण का मूल स्रोत विवेकानंद जी किसे मानते थे? क्या विद्यालय को मानते थे, या किसी संस्था को मानते थे, या पाठ्यक्रम को मानते थे, या उपयुक्त सभी? तो वो विद्यालय को मानते थे कि जो विद्यालय है वो सशक्त राष्ट्र निर्माण का मूल स्रोत है। संस्था तो देखिए कोई भी हो सकती है, पूर्ण वीडियो बनाने वाली भी एक संस्था हो सकती है। तो वो भला राष्ट्र को कैसे सशक्त करेगी? सेक्स एजुकेशन देके? तो
इस तरीके से हम चीज़ों को नहीं बोल सकते, ठीक है ना? तो वो विद्यालय को क्या मानते थे भैया? मूल स्रोत मानते थे सशक्त राष्ट्र निर्माण का। किस चीज़ का? तो आप बोलेंगे कि सशक्त राष्ट्र निर्माण का। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं। विवेकानंद बिलीव्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन वाज। तो आप बोले स्कूल को। किसको? स्कूल को। तो हर जगह अगर उपयुक्त सभी दिया है तो आंसर नहीं होगा, ठीक ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि देखा उपयुक्त सभी और लपक लिए। ठीक ठीक ना? चलिए, बहुत मो शानदार प्रश्न है 19 नंबर। नारियों की दयनीय दशा का कारण अशिक्षा है। कोई भी राष्ट्र नारी उन्नति के बिना खुद उन्नति नहीं कर सकता। नारियों को पुरुषों के समान शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें सभी उन्हें उन सभी विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। यह विचार नारी दशा को लेकर किसके थे? तो आप बोले स्वामी विवेकानंद जी के थे। स्त्रियों को लेकर वो सोचते थे कि अगर देखिए स्त्रियां अगर उनकी दयनीय दशा है, स्त्रियां आज भी अगर गमगीन दशा में हैं, तो उसका कारण है अशिक्षा। उनको हम पढ़ाते नहीं हैं खुलकर। और उनका कहना ये भी था कि कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता है या प्रगति के पथ पर नहीं जा सकता है जब तक कि उस देश की नारियां पढ़ी लिखी ना हो या उनको पढ़ाया लिखाया जाता ना हो। और बोले कि नारियों को पुरुषों के समान शिक्षा दिया जाए और नारियों को वो सभी विषय पढ़ाया जाए, वुमेन को, जो उनके लिए व्यवहारिक साबित हो सकते हैं, जिन विषयों की जो मतलब उनके लिए रिलेवेंस हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट उनके लिए रिलेवेंस होंगे उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप बोले ये विचार किसके था? तो आप बोलेंगे ये विचार स्वामी विवेकानंद जी का था। ये रट जाना चाहिए आपको। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। द कॉज ऑफ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन इज इलिटरेसी। नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन। Women should be educated like men and should be taught all the subjects that can prove useful to them who held this view regarding the condition of women। तो आप बोलेंगे कि ये व्यू स्वामी विवेकानंद जी के थे वुमेन कंडीशन को लेकर। 20 नंबर प्रश्न क्या है भाई? स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं बताइए। तो राजयोग उनसे संबंधित ही उनकी रचना है। इनमें से कुछ रचनाएं हो सकती हैं क्योंकि मरे जाने के उनके मृत्यु के बाद किसी और द्वारा पब्लिश की गई हों, एकत्रित करके उनकी बातों को, लेकिन है उनसे जुड़ी ही, तो उतना डेप्थ में जाकर प्रश्न नहीं पूछता है। ये नाम आप ध्यान रख लीजिए कि उनकी रचनाओं से संबंधित है। तो ध्यान हो गई इसकी पद्धतियाँ। माई आइडिया ऑफ एजुकेशन, वेदांत, वॉइस ऑफ फ्रीडम, जन योग। तो जन योग की बात कर ले, राजयोग की बात कर ले, कर्म योग की बात कर ले, भक्ति योग की बात कर ले। ऑप्शन टिक करना है स्वामी विवेकानंद को ही। पावर्स ऑफ द माइंड, तो आप बोले ये सारी रचनाएं किनकी हैं भैया? स्वामी विवेकानंद जी की हैं। आंसर हो जाएगा क से छ। क से छ किस ऑप्शन में है आप देखिए। अच्छा एक और है, पल्स ऑफ विजडम। तो क से ज आंसर होगा क्या? क से ज। तो क से ज आपको ख में दिख रहा है तो ख सही हो जाएगा, ठीक ना? ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। स्वामी विवेकानंदाज वर्क्स आर, तो आप बोलेंगे राजयोग, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, माई आइडिया ऑफ एजुकेशन, वेदांत, वॉइस ऑफ फ्रीडम, जन योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो कोई सा भी योग आए टिक लगाना है स्वामी विवेकानंद को ही। पावर्स ऑफ द माइंड, पल्स ऑफ विजडम। तो आप बोलेंगे ए टू एच, ए टू एच आंसर होगा। तो ए टू एच आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। तैयारी ऐसा कीजिए, क्वेश्चन देखिए तुरंत आंसर दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। 21 नंबर प्रश्न क्या है भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में 5 विद्यार्थियों के साथ किस आश्रम की स्थापना की? तो आप बोलेंगे शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की। ये जो 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहीं कहीं पे आपको 10 विद्यार्थियों के साथ भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना? कहीं कुछ-कुछ किताबों में 5 देखने को मिलता है, कुछ किताबों में 10 देखने को मिलता है, तो 5 हो 10 हो, शांति निकेतन आश्रम ही आपको लगाना है। कब स्थापना की थी? 1901 में। डेट आप नहीं भूलेंगे, ठीक ना? डेट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। विच आश्रम वाज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1901 विथ 5 स्टूडेंट्स? तो आप बोलेंगे शांति निकेतन। आंसर ए। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं। द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम एशिया वाज, तो आप बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे साथी? ऑप्शन नंबर ए। वह कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी, तो आप बोलेंगे वो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। एक तो अपना भारत देश हो गया, जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक ना। दूसरा बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर इनकी जो रचना थी आमार सोनार बांग्ला, वो राष्ट्रगान है वहाँ की। तो ये एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी हैं। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ जो है बहुत महान व्यक्तित्व हैं सारे। हु इज़ द पोएट हुज टू कंपोजिशंस बिकेम द नेशनल एंथम्स ऑफ टू कंट्रीज, तो आप बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में रचित गीतांजलि किसकी रचना है? तो आप बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे पूछ लेगा गीतांजलि कब रचा गया, तो 1913, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखते हैं हम। हु रोट गीतांजलि कंपोज्ड इन 1913, तो आप बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड की उपाधि कब दी, तो आप बोलेंगे 1915, 1915। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप बोलेंगे 1915, आंसर सी होगा, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं, चलिए इनकी रचनाएं भी देखिए। तो इनकी रचना है उत्सव दिन, पूर्व पश्चिम, शिक्षा हेर फेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा, माई स्कूल। चलिए एक बार और इसको रटिए, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सव दिन, पूर्व पश्चिम, शिक्षा हेर फेर, उत्सव दिन, पूर्व पश्चिम, शिक्षा हेर फेर, उत्सव दिन, पूर्व पश्चिम, शिक्षा हेर फेर, धर्म शांति निकेतन शिक्षा विधि, धर्म शांति निकेतन शिक्षा विधि, धर्म शांति निकेतन शिक्षा विधि, उत्सव दिन, पूर्व पश्चिम, शिक्षा हेर फेर, धर्म शांति निकेतन शिक्षा विधि, ठीक ना। इसके बाद स्तर शिक्षा, माई स्कूल, तो क से ज, सही आंसर क्या होगा? क से ज। अच्छा एक और है, हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज तो आप जानते हैं महात्मा गांधी की थी, तो ये नहीं होगा। क से ज आंसर सही हो जाएगा, ख नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर वर्क्स आर, तो आप बोलेंगे ये इंग्लिश में नाम है, तो आप हिंदी वाला ही याद रखेंगे। उत्सव दिन, ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम, एजुकेशन चेंज, रिलीजन, शांति निकेतन, एजुकेशन मेथड, वोमेंस एजुकेशन, माई स्कूल, यहाँ तक उनकी रचना है। ए टू एच हिंद स्वराज गांधी जी की है। वो गांधी जी के ऊपर मैं जब प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा उसमें वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो A to H सही हो जाएगा, यहाँ पे आई आप काट देंगे, ऑप्शन इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। A to H होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आप समस्या नहीं लेंगे, ठीक ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है 27 नंबर प्रश्न। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो केवल ज्ञान व महत्वपूर्ण सूचनाएं न दे, यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप न कर लेंगे, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? न कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? सुधार लेंगे, न कर लेंगे, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो केवल ज्ञान व महत्वपूर्ण सूचनाएं न दे, बल्कि हमारे जीवन का ब्राह्म परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती हो। हमारा जीवन यानी लाइफ हो गया, ब्राह्म परिस्थिति यानी ये वर्ल्ड हो गया। तो शिक्षा ऐसी हो जो दोनों में क्या करे? सामंजस्य बनाए, दोनों में क्या करे? सामंजस्य बनाए, सामंजस्य बनाए, सिर्फ इंफॉर्मेशन न दें, केवल इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज न दें, बल्कि जो हमारा लाइफ है और जो हमारा वर्ल्ड है इसमें तादात्म्य स्थापित करे, सामंजस्य बनाती हो। तो यह शिक्षा की परिभाषा किसने दी है? तो आप बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है। किसने दी है भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं।
The highest education is that which not only imparts knowledge and important information but also harmonizes our lives with external circumstances. Who gave this definition of education? तो आप बोलेंगे ये डेफिनेशन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा क्या उद्देश्य बताएं भैया? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की बात वो करते हैं। तो जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें बौद्धिक विकास भी आ जाएगा, चरित्र निर्माण भी आ जाएगा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास भी आ जाएगा, व्यक्ति व समाज के बीच संबंध स्थापित करने की भी बात करते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो समाज को प्रेरित करे एक बेहतर नागरिक के निर्माण हेतु, और नागरिक को प्रेरित करे कि वे अपने समाज को बेहतर से बेहतर बनाए। तो दोनों के बीच में एक संबंध की बात करते थे। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास की भी वो बात करते थे, ठीक ना? उनका मानना था कि हमें बाकी के देशों से भी सीखना चाहिए। तो क से च सही आंसर हो जाएगा। तो क से च हमें ख नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ख क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज, तो आप बोलेंगे ऑल राउंड डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी की बात करते थे, तो जब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते थे तो उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, कैरेक्टर बिल्डिंग भी आ जाएगा, मोरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, स्टैब्लिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की भी बात वो किया करते थे। और इसके बाद आपका क्या है, वो इंटरनेशनल स्पिरिट भी डेवलप करने की बात करते थे। तो शिक्षा के सारे फंक्शन ये बताते थे। तो आंसर हो जाएगा ए टू एफ। ए टू एफ हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत करते हैं। गतिविधि आधारित व लचीला पाठ्यक्रम के वो पक्षधर थे, यानी बहुत कठोर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, और व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत करते थे। वे साहित्य, इतिहास, कला, विज्ञान, भूगोल, संगीत, नाटक जैसे पुस्तक बंधन हो गया, कहानी, ड्राइंग, नृत्य, शिल्प में जैसे बढ़ईगिरी, बुनाई, सेवा, बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाए, लेखक, अभिनय, इन जैसे सब्जेक्टों की बात करते हैं। यानी शिक्षा को वो रोचक बनाने के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस था। क्योंकि देखिए वो जब बचपन में स्कूल में पढ़ने गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो वो बहुत नाराज़ हो गए थे। उनका मानना था कि विद्यालय में तो बस घिसी-पिटी जो सालों से चली आ रही है, वही चीज़ जबरन सिखाने पे जोर दिया जा रहा है। बच्चे को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही, वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है खुद को। तो वो मानते थे कि भैया शिक्षा प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, ठीक ना? तो वो आप अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो रचनात्मकता की ओर ज़्यादा उनका झुकाव होगा। तो साहित्य की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, कला की बात करेंगे, विज्ञान यानी प्रैक्टिकल करने की बात करेंगे, प्रयोगों की बात करेंगे, भूगोल हो गया, अपने दुनिया को समझने की बात करेंगे, संगीत, नाटक, कहानी, ड्राइंग, नृत्य, शिल्प, लेखन, अभिनय की बात करेंगे। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर व्हाट शुड बी करिकुलम बी लाइक, तो आप बोलेंगे वो एडवोकेट करते थे कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की, और उनका जो फोकस था वो व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आप बोले कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात करते थे, वकालत करते थे। वो सपोर्ट करते थे एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की और फ्लेक्सिबल करिकुलम की। तो अब बोले वी भी सही हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वो फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात करते थे, और उनका जो झुकाव भी था वो रचनात्मकता की तरफ था, कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ था। तो वो उस हिसाब से लिटरेचर की बात करते थे, हिस्ट्री की बात करते थे, आर्ट, साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ड्रामा। ड्रामा में जैसे बुक बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग नहीं होगा, ये बुक बंधन यानी पुस्तक बंधन होगा, ठीक ना? स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, डांस, क्राफ्ट में जैसे ट्रेनिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, वीविंग हो गया, सर्विस हो गया, गार्डनिंग हो गया, राइटिंग, एक्टिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधि बतलाए हैं, तो कौन कौन से शिक्षण विधि बतलाए भैया? निरीक्षण विधि, क्रिया विधि, भ्रमण विधि, प्रकृति अनुसरण विधि। देखिए वो प्रकृतिवाद के बहुत ही बड़े समर्थक थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जो प्रकृतिवाद के मतलब कि अच्छे समर्थक हैं, बेहतर समर्थक हैं,
या बोल सकते हैं कि कट्टर भी समर्थक हैं, तो वो रवींद्रनाथ टैगोर ही होंगे। तो निरीक्षण विधि की बात करते थे, क्रिया विधि की बात करते थे, भ्रमण विधि की बात करते थे, प्रकृति अनुसरण विधि की बात करते थे, वाद विवाद, ह्यूरिस्टिक, प्रश्न उत्तर। तो इन सभी विधियों की वो बात करते थे। वो आनंद अधिगम की भी बात करते थे। तो आनंद अधिगम, प्रश्न उत्तर, ह्यूरिस्टिक, वाद विवाद, प्रकृति अनुसरण, क्रिया विधि, भ्रमण, ये सब याद रखना है। क से ज हो जाएगा सही आंसर, क से ज। ऑप्शन में देखिए कहाँ है क से ज, तो ख में है क से ज, तो ख आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैज डिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स। तो वो आप बोले ऑब्जर्वेशन, एक्शन मेथड, एक्सकर्सन और नेचर ऑब्जर्वेशन, डिबेट मेथड की बात करते थे, ह्यूरिस्टिक, क्वेश्चन आंसर, जॉयफुल लर्निंग। तो आप बोले ए टू एच हो जाएगा, ए टू एच, तो आपका ये सही हो जाएगा बी। इसमें गलत टाइपिंग हो गया है क्या? ऑप्शन आपका होगा बी। ये यहाँ गलत से लिखा गया है, ठीक ना, तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप परेशान नहीं होइए। देखिए 31 नंबर प्रश्न बहुत शानदार है। एक दीपक कभी भी दूसरे दीपक को नहीं जला सकती है जब तक कि वह स्वयं प्रकाशमान न हो। सीखते रहना चाहिए शिक्षक को हमेशा, तभी वह विद्यार्थी को सिखा सकेगा। यह कथन किसका है? तो आप बोले रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ये शिक्षक के संदर्भ में उन्होंने यह कथन दिया था। जब शिक्षक कैसा हो आप पूछते हैं ये सवाल, तो उसके संदर्भ में वो कहते हैं कि जैसे एक जो दीपक होता है, जो दिया होता है, जो दीपावली पे आप दिया जलाते हैं, तो वो आप देखे होंगे कि एक दिया के प्रकाश से दूसरे दिया को भी आप प्रकाशमान कर देते होंगे। जैसे एक दिया जल गया, तो उसी जलती हुई दिया से दूसरे दिया के बाती को भी आप जला देते हैं। ठीक ना? जैसे आपने एक मोमबत्ती जलाई और उस जली हुई मोमबत्ती से बाकी के मोमबत्तियों को भी जला दिया। तो वो बोलते थे कि जब तक जो शिक्षक है उसको जीवन पर्यंत सीखते रहना है। होते नहीं है कि शिक्षकों की नौकरी जब लग जाती है और वो सारे डिग्री वगैरह कर लेते हैं, तो फिर वो कभी नहीं पढ़ते हैं। जितना ज्ञान ले लिया उसी के अनुसार पढ़ाते रहते हैं। और उनसे अगर कोई बोलता भी है कि भैया ये नया चीज़ पढ़ ले हुआ, तो वो बोलते हैं अब तू हमें पढ़इबा, कुल डिग्री लेकर हम यहाँ बैठल हई, अब हमका हमार बाल पक गइल पढ़ते-पढ़ते। तो ये इस सिद्धांत के समर्थन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी नहीं थे। वो बोलते थे कि भैया शिक्षक अगर अपग्रेडेड नहीं होता रहेगा, करंट की चीज़ों को नहीं पढ़ता रहेगा, तो फिर वो वास्तविक जीवन से संबंधित शिक्षा कैसे दे पाएगा कि भई अभी के समय में क्या चल रहा है। तो इस चीज़ की बात करते थे शिक्षक के संदर्भ में वो। इसी प्रश्न को आइए हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अ लैंप कैन नेवर लाइट अनदर लैंप अनलेस itself is luminous. A teacher must always keep learning. Only then will he be able to teach his students. Who said this? तो बोले रविन्द्रनाथ टैगोर। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार गुरु शिष्य संबंध कैसा होना चाहिए? तो गुरुकुल में जिस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध था उस प्रकार का होना चाहिए। वेदांत शिक्षा दर्शन के समर्थक थे। गुरु मित्रवत बालक का मार्गदर्शन करें, बात सही है। गुरु की हर आज्ञा का पालन करे शिष्य, ये भी बात सही है। शिष्य के व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की बात करते थे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर द गुरु डिसिपल रिलेशनशिप शुड बी, तो क्या हो जाएगा? द गुरु शुड गाइड द चाइल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, कि फ्रेंडली मैनर में वो चाइल्ड को गाइड करे। द डिसिपल शुड ओबे एवरी कमांड ऑफ द गुरु, की गुरु की हर आज्ञा का वो पालन करे। द डिसिपल शुड बी पोलाइट इन हिज बिहेवियर, कि छात्र विनम्र होना चाहिए। तो बोले ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्त्री शिक्षा को लेकर क्या विचार था भैया? तो वो मानते थे कि जो भेदभाव किया जाता है स्त्री और पुरुषों की शिक्षा में, कि भाई पुरुषों को पढ़ा दिया जाए और बालिकाओं को न पढ़ाया जाए, ये भेदभाव अनुचित है, ऐसा वो मानते थे।
व्यवहारिक उपयोगिता में अंतर हो सकता है बालक और बालिका में, लेकिन बाकी अंतर नहीं स्वीकार किए जा सकते हैं। व्यवहारिक अंतर में जैसे कि आप देखते हैं कि जो बालिकाओं का शरीर होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफरेंट होता है किसके तुलना में, बालकों की तुलना में। तो अगर उस हिसाब से आप कोई भेदभाव कर रहे हैं तो वो तो भेदभाव नहीं कहा जाएगा, वो प्राकृतिक एक अंतर है जिसको स्वीकार करना ज़रूरी है। लेकिन बाकी चीज़ों को वो नहीं मानते थे। तो ये दोनों ही उन्हीं के विचार हैं, तो क एवं ख हो जाएँगे आंसर। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर्स व्यूज़ ऑन वुमेन्स एजुकेशन वर, तो आप बोलेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अनफेयर मानते थे, और जो यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के हिसाब से जो डिफरेंस आप बोले नेचुरल जो डिफरेंस है उसको वो मानते थे कि वो स्वीकार हो सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विवेकानंद जी क्या मानते थे स्त्री शिक्षा के संबंध में? तो आप ध्यान रखें, याद रखें, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर नारियों की दशा दयनीय हमारे देश में, कारण क्या? उसका अशिक्षा है। कोई भी देश बिना नारी को शिक्षित किए वो देश खुद विकसित नहीं हो सकता। नारियों को वो सारे विषय आप पढ़ाइए जो उनके लिए व्यवहारिक साबित हो सकते हैं, और उनको पुरुषों के समान शिक्षा दीजिए। तो आपको पिछली चीज़ें याद भी रखनी है, तभी तो आप याद रख पाएँगे टैगोर जी ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, ये चीज़। जन सामान्य शिक्षा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शिक्षा मातृभाषा में हो, वह निःशुल्क व अनिवार्य हो। यह कथन किसका है? क्या यह विनायक दामोदर सावरकर का कथन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है? तो आप बोले कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। देखिए, आप चाहते हैं कि एक मास पॉपुलेशन को आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और वो एजुकेशन ग्रहण भी कर सकें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मास पॉपुलेशन जिस लैंग्वेज को वो जानती है, उस लैंग्वेज में आपको शिक्षा को उपलब्ध कराना पड़ेगा। और शिक्षा अगर अफ़ोर्डेबल होगी, यानी कम कीमत में मिल जाए, सस्ती हो, तभी वो सब ग्रहण कर पाएँगे। तो सिद्धांत है कि अगर आप ज़्यादा संख्या को शिक्षित करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि मदर टंग में शिक्षा हो। दूसरी कि आप उसे निःशुल्क कर सकें तब तो बहुत अच्छा है, अगर निःशुल्क ना भी कर सकें तो अफ़ोर्डेबल हो। तो एक शिक्षाविद होने के नाते इस तरीके के पॉइंट्स आपको आने चाहिए कम से कम, ठीक ना? द जनरल पब्लिक कैन रिसीव एजुकेशन ओनली व्हेन एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन द मदर टंग इज फ्री एंड इज कंपल्सरी। हु सेड दिस? तो आप बोले ऐसा किसने कहा भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। विनायक दामोदर सावरकर ने नहीं कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नहीं कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने नहीं कहा। किसने कहा? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की भैया? बताइए कब की? बताइए भैया कब की? बताएंगे आप कब की? चलिए बताएं इसका आंसर दें कब किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि 6 मई 1922 को वो विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो शांति निकेतन आश्रम में करते हैं। उसी को और विस्तृत कर देते हैं, तो उसी का विकसित रूप है विश्व भारती विश्वविद्यालय। आपसे अगर मैं पूछूं कि 6 मई 1901 जो डेट है वो किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? या 1901 जो डेट है आपका, वो किससे संबंधित है? तो आप बताएँगे कि इसी उम्र में उन्होंने क्या किया था भैया? अ, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, खाली 1901 6 मई नहीं, ठीक ना? तो 1901 में उन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, ये डेट आपको याद रखना है। शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, कब? तो आप बोले 1901 में। 6 मई 1913 कौन-सा डेट है भैया? तो 6 मई नहीं, खाली 1913 याद रखिए कि 1913 उनकी गीतांजलि जो रचना थी वो पब्लिश हुई थी, तो गीतांजलि से संबंधित है। 1915 किससे संबंधित है? तो 1915 संबंधित है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नाइटहुड की उपाधि देती है। किसको? नाइटहुड की उपाधि देती है। तो 1922 विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, 1901 शांति निकेतन आश्रम की स्थापना करते हैं, 1913 में उनकी गीतांजलि रचना आती है, और 1915 में उनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है। इस आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 6 मई 1922।
इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश विश्व भारती यूनिवर्सिटी? तो आप बोलेंगे 6 मई 1922 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय में कुल कितने विभाग थे? आप बोलेंगे 10 विभाग थे, तो ऑप्शन नंबर क आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को अंग्रेजी में हम देखते हैं। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स वर देयर इन विश्व भारती यूनिवर्सिटी? तो आप बोलेंगे 10। आप क्या बोलेंगे? 10। अब देखिए, बहुत ही कठिन सवाल है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के विभाग को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी पीछे हमने पढ़ा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में टोटल 10 विभाग थे, उन्हीं 10 विभागों को आपको क्रम में लगाना है। तो क्रम क्या होगा भैया इसका? विनय भवन आपका हो जाएगा सबसे पहले, ठीक ना? विनय भवन सबसे पहले हो जाएगा, फिर इसके बाद शाला भवन हो जाएगा। तो क और ग, क के बाद ग का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? क के बाद ग का आना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन में। क के बाद जिस ऑप्शन में ग आया होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विनय भवन, फिर आपका हो जाएगा शाला भवन, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका पथ भवन, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा शिक्षा भवन, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका कला विभाग, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका शिल्प विभाग। तो यहाँ तक तो आपका पूरा क्रम ही है, ठीक ना? इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? संगीत भवन। शिल्प भवन के बाद हो जाएगा संगीत भवन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, ग, घ, अंग, च, छ, इया, फिर इसके बाद आपका संगीत भवन के बाद हो जाएगा चीन श्री निकेतन, तो हो जाएगा झ। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा भवन, तो ख में था भवन। फिर इसके बाद आपका हिंदी भवन, ज सबसे लास्ट में होगा। तो ये मिलाइए, आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए, क, ग, घ, अंग, च, छ, इया, ज, झ, ख, ज। तो आपका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में आप अरेंज करेंगे तो आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक ना? आप अपना पढ़ लीजिएगा इसे, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार अनुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो आत्म अनुशासन की बात करते थे, आज़ादी के माहौल की बात करते थे, बिना मतलब हस्तक्षेप न किया जाए बच्चों की गतिविधि में, इस प्रकार की वो बात करते थे। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर डिसिप्लिन शुड बी, तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे, फ्रीडम वाले एटमॉस्फेयर की बात करते थे, बोलते थे कि इंटरफेरेंस जो है चिल्ड्रंस के एक्टिविटीज़ में अननेसेसरी ना हो। तो ऑल ऑफ द एबव की बात जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए भैया? तो रचनात्मक, आत्म अभिव्यक्ति का मौका देने वाला होना चाहिए। स्कूल की पत्रिका में समस्त विद्यालय सदस्यों की रचनाओं का संकलन वार्षिकाना किया जाए। आप देखते होंगे कि विद्यालय में प्रत्येक के साल एक क्या होता है, वार्षिक संकलन किया जाता है। छात्रों का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सब अपनी रचनाएँ, अपनी बातें देते हैं और एक पुस्तिका छपती है। तो रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति का मौका देना जाए विद्यालय में। विद्यालय स्थापना दिवस मनाया जाए, एनुअल फंक्शन जैसे कार्यक्रम कराए जाएँ, जिससे कि सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है और बच्चा खुल सके। तो बच्चे को मुखर बनाना उद्देश्य था विद्यालय का। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर अ स्कूल शुड बी, तो स्कूल कैसा होना चाहिए भाई? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने वाला होना चाहिए, जिससे कि उसका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो क्रिएट हो सके। स्कूल में मैगज़ीन छपनी चाहिए एनुअल, और उसमें कंपाइल किया जाना चाहिए स्कूल के सभी मेंबर्स की जो रचनाएँ हैं या जो विचार हैं उनको। ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए कुछ इवेंट्स, जैसे कि स्कूल फाउंडेशन डे हो गया या एनुअल फंक्शंस हो गए। ये सारी चीज़ें इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हमें बच्चे को मुखर बनाना है, उसको एक्सप्लोर करने का एक मंच देना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक ना? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक ना?
ये चीज़ है, ये नहीं होगा, ये गलती से टाइप है। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में भैया क्या योगदान है? प्रश्न है। ऑप्शन ए है कि प्रकृतिवादी सिद्धांत का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है शिक्षा में। इसके लिए भारतवर्ष को उन्होंने एक मॉडल दिया, क्योंकि उनका जो शांति निकेतन आश्रम जो शुरुआत में उन्होंने स्थापना की वो प्रकृति के बिल्कुल गोद में था। और विश्व भारती विश्वविद्यालय भी ओपन क्लासरूम थे उसमें, और पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति को समन्वित करके एक शिक्षा वहाँ पर दिया जाता है। 10 विभाग थे, मैंने बताया ही। ओपन क्लासरूम थे इनके शांति निकेतन आश्रम में। तो आप अगर आप विद्यालय को प्रकृतिवादी सिद्धांतों के अनुरूप बनाना चाहते हैं तो इन्होंने एक मॉडल दिया। राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता के बीच संतुलन के मार्ग को प्रस्तुत किया कि भाई जो हमारी शिक्षा होगी वह न तो पूरी पश्चिमी होगी, न तो पूरी पूर्वी होगी, दोनों को हम थोड़ा-थोड़ा मिलाएँगे। और ये उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में वो अपना किया भी। विदेशी शिक्षा प्रणाली के विरोध से भारतीय प्राच्य शिक्षा को बल मिला। ये भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा अनैतिक है, नौकरशाही के लिए है, और मातृभाषा पर इन्होंने भी जोर दिया। तो इससे क्या हुआ, भारतीय प्राच्य शिक्षा को उस समय बल मिला। तो ये उनकी देन है शिक्षा के क्षेत्र में। तो उपयुक्त सभी आप बोलेंगे सही आंसर होगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन आर, तो आप बोलेंगे कि ही प्रोवाइडेड इंडिया विथ अ मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेचुरलिस्टिक प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। राइट है। ही पेव्ड द वे फॉर अ बैलेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। ये भी राइट है। हिज अपोजिशन टू फॉरेन एजुकेशन सिस्टम्स स्ट्रेंथन इंडियन और ओरिएंटल एजुकेशन। ये भी आपका राइट है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? आप बोलेंगे महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी। सही आंसर क्या हो जाएगा साथी? महात्मा गांधी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में सही कथन है। जन्म हुआ था 7 मई 1861, मृत्यु हुआ 7 अगस्त 1941। काफ़ी अच्छा जिए। और एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं, जन्म भी 7 तारीख को हुआ है, मृत्यु भी 7 तारीख को, बस महीना में अंतर है। जन्म हुआ है 7 मई 1861 को, मृत्यु हुआ है 7 अगस्त 1941 को। पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, दोनों ही सही है। आ, आधार सोनार बांग्ला जन मन गण उनकी रचना है। सही बात है, ये आधार नहीं होगा, यहाँ पे आमार होगा। ये गलती से टाइप है, गलती से टाइप हो गया है, ठीक ना। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आप बोले उनका बॉर्न हुआ था मई 7 1861, और उनका जो डेड हुआ वो, उनका जो डेथ डेट है वो है आपका 7 अगस्त 1941। तो ये आपका राइट है। फादर साहब उनके थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, और आमार सोनार बांग्ला उनकी और जन गण मन उनकी क्या भैया रचना है। तो ये भी सही है, ऑल ऑफ दी एबव। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ताकि आवाज़ सही से आए, तो आप थोड़ा वेट करेंगे। चलिए मैंने पानी पी लिया, आप भी पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर क्लास चली गई। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो आप बोलेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रचना है। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हु रोट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? आप बोलेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रचना कब रची गई? तो आप बोलेंगे 1904 और 1905 के बीच में रची गई। क नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेन वाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल पोयम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रिटेन? तो बिटवीन 1904 1905 के बीच में, ठीक ना। ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रचना किस भाषा में है? तो आप बोलेंगे उर्दू भाषा में है। इन विच
लैंग्वेज इज अल्लामा मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रिटेन, तो आप बोलेंगे उर्दू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रचना का मूल नाम क्या है? तराना ए हिंदी। क्या नाम है? तराना ए हिंदी। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स कंपोजिशन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तराने या हिंदू नहीं होगा, हिंदी होगा। क्या होगा? हिंदी। तराने ए हिंदी। तराना ए हिंदी। 47 नंबर प्रश्न क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रचना के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज का प्रतीक थी यह रचना, सही बात है। वर्तमान में देशभक्ति का प्रतीक है यह रचना, यह भी सही बात है। तो क व ख सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स पोयम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? दिस पोयम वाज अ सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बात सही है। दिस पोयम इज अ सिंबल ऑफ पेट्रियोज्म टुडे, तो दोनों क्या है? राइट स्टेटमेंट है। तो आप बोलेंगे सी एंड ए एंड बी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न क्या है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के संदर्भ में सही कथन है। तो आप बोलेंगे उनका जो जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 को हुआ था, मृत्यु हुआ था 21 अप्रैल 1938 को, सही है। जन्म स्थान उनका था सियालकोट, जो कि अभी वर्तमान का पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी सही है। अल्लामा फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्वान, यह उनकी उपाधि थी। तो इनका नाम है मोहम्मद इकबाल, अल्लामा उनको उपाधि दी गई थी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्लामा मोहम्मद इकबाल? तो आप बोलेंगे कि जन्म हुआ था 9 नवंबर 1877 को, मृत्यु हुआ था 21 अप्रैल 1938 को, सही हो जाएगा। बर्थ प्लेस उनका सियालकोट, जो कि अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब जो है उसमें पड़ता है। अल्लामा क्या है? एक फारसी शब्द है, और ये एक उनको टाइटल दिया गया है जिसका मतलब होता है स्कॉलर यानी विद्वान, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो शैक्षिक दर्शन है वो किस पे आधारित है भाई? तो आत्म विकास यानी खुदी पे आधारित है, खुदी उर्दू शब्द है। नैतिकता यानी मर्द मोमिन उर्दू शब्द है, उस पे आधारित है। समग्र विकास पे आधारित है। धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन पर आधारित है। करके सीखना, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक सामाजिक योगदान, भौतिकवाद से ऊपर उठना, इन सभी पे आधारित है। तो क से ज क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। धार्मिक कट्टरवाद की बातें नहीं करते थे, ज गलत है। तो क से ज जिस ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ख में दिख रहा है क से ज, तो वो आपका सही हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स एजुकेशनल फिलोसफी इज बेस्ड ऑन, तो आप बोलेंगे सेल्फ डेवलपमेंट पे, मोरालिटी पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, कंस्ट्रक्टिव स्कूल सोशल कंट्रीब्यूशन पे, राइजिंग एबव मटेरियलिज्म पे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यानी धार्मिक कट्टरता पे नहीं। ए टू एच आपको जिस ऑप्शन में दिख जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ए टू एच हमें बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रचनाएं से प्रश्न आएंगे, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि भारत में तो मीमांसा का विकास उनकी एक रिसर्च पेपर था उनका, जो 1908 में उन्होंने दिया। बंग ए दारा उन्हीं की रचना है। तराना ए मिल्ली उन्हीं की रचना है। आत्म के रहस्य उन्हीं की रचना है। निस्वार्थता के रहस्य उन्हीं की रचना है। पूरब से संदेश उन्हीं का रचना है। फारसी भजन उन्हीं की रचना है। बोले ना विद्वान आदमी थे। जावेदनामा 1932 उन्हीं की रचना है। असरार ए खुदी 1915 उन्हीं की रचना है। रुमूज ए बेखुदी 1917 उन्हीं की रचना है। परिंदे की फरियाद उन्हीं की रचना है। पयाम ए मशरक उन्हीं की रचना है जो 1924 में आई। और जबूर ए अजम 1927 उन्हीं की रचना है। और मुगन ए हिजाज अंतिम रचना है। अगर पूछा जाए कि उनकी अंतिम रचना कौन सी थी, तो अरमुगन ए हिजाज। इसमें इम्पोर्टेंट आपका जावेदनामा है। ये रिसर्च पेपर अगर पूछना होगा तो पूछ देगा। तराना ए मिल्ली इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसका मूल नाम है तराना ये हिंदी, उनकी रचना है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क से च हो जाएगा सही आंसर। क से च आपका ख नंबर में है, तो ख नंबर आपका सही हो जाएगा।
द वर्क्स ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो आप बोलेंगे उनका जो रिसर्च पेपर था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन इंडिया 1908 में, वो हो जाएगा। बंग ए दारा हो जाएगा, तराना ए मिल्ली हो जाएगा, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ हो जाएगा, सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ लेसनेस हो जाएगा, मैसेज फ्रॉम द ईस्ट हो जाएगा, पूरब से संदेश, पार्सियन ह्यूमंस हो जाएगा, जावेदनामा हो जाएगा 1932 की, असरार ए खुदी 1915 का हो जाएगा, रमूज ए बेखुदी 1917 का हो जाएगा, परिंदे की फरियाद पयाम ए मशरक 1924 का हो जाएगा, जुबेर ए आजम 1927 का हो जाएगा। ठीक ना, तो डेट भी आप याद रखेंगे। अरमुगन ए हिजाज जो उनका लास्ट वर्क था, ये भी आप याद रखेंगे। ए टू एफ आपका बी में है, तो बी सही हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के संदर्भ में सही कथन है, जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापकों में से एक थे, इसीलिए इनका शैक्षिक दर्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर सैयद अहमद खां की भी एक दिन मैं शैक्षिक दर्शन आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा, वो भी एक महान शिक्षाविद और विद्वान हुए हैं, तो उनका शैक्षिक दर्शन भी मैं आपके सामने रखूँगा एक दिन। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, उनका भी शैक्षिक दर्शन आपको पढ़ाऊँगा। 1930 की लीग की वार्षिक सभा इलाहाबाद में भाषण दिया इन्होंने, और वो भाषण किस पे आधारित था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे था, यानी उत्तर पश्चिम जो सीमांत प्रांत था उसके ढांचा को लेकर उन्होंने भाषण दिया। बोला कि अ, एक अलग देश बनाया जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें मुसलमान रहें और मुसलमानों के हित में रखकर वहाँ का सारा प्रशासनिक चीज़ निर्माण किया जाए। तो इनका जो ये 1930 में जो उन्होंने लीग की वार्षिक सभा में इलाहाबाद में भाषण दिया, इससे मुस्लिम लीग को 2 राष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाने में प्रेरणा मिली। ठीक ना? तो जो 2 देश बँटवारा हुआ भारत का, उसमें इनका भी थोड़ा बहुत भैया योगदान है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की ये बात करते थे। पाकिस्तान में राष्ट्रीय कवि के रूप में इन्हें सम्मानित भी किया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। देखिए भारत कितना महान है, हम लोगों को इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत के सभी देशों से रिश्ते अच्छे हैं, ठीक ना? हम लोगों का किसी देश से रिश्ता उस प्रकार का खराब नहीं है, हम लोग सबसे अपना संबंध कुछ न कुछ बनाए हुए हैं। हम लोगों के अंदर नैतिकता है, ठीक ना? हम लोग नैतिकता देखते हैं, और आज भी आप देखे होंगे कोई भी देश उतना मॉरल नहीं है जितना कि भारत रहता है हमेशा। मोदी जी अभी हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है हमारे देश का। तो आप देखें कि इनके इस भाषण से 2 राष्ट्र सिद्धांत को प्रेरणा मिली मुस्लिम लीग को, फिर भी हमने इनको अपना आदर्श बनाया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 8 या 9 साल पहले ही ये मर गए थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये उस समय ज़िंदा भी होते, तो जिस प्रकार की हिंसा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हो रही थी, वो भारत के ही साथ खड़े होते। क्योंकि इस प्रकार का विद्वान कभी हिंसा का समर्थन कर ही नहीं सकता, तो ये चीज़ है। तो पाकिस्तान वालों ने तो इनको सम्मान दिया ही, वो तो अवकाश भी मनाते हैं इनके जन्म दिवस पे, वो अभी आगे प्रश्न है उस पे। लेकिन भारत भी इन्हें अपना आदर्श मानता है, क्योंकि इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे खूबसूरत रचना दी, जो उस समय ब्रिटिश राज अ अ, जब हमारे यहाँ चल रहा था, तो उस समय ब्रिटिश राज के विरोध का इनका ये गाना प्रतीक बन चुका था। इनकी जो पंक्तियाँ थी, ठीक ना? और देशभक्ति पैदा कर रही थी हर हमारे भारतीय युवा के अंदर, और आज भी वर्तमान में भी आप देखते होंगे कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्या होता है कि सभी के जुबां पे होता है। तो इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जेएमआई से जितने भी बच्चे भरे हैं एमएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म, भैया देख लो, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? डिलीवर्ड अ स्पीच एट द लीग्स एनुअल मीटिंग इन इलाहाबाद इन 1930 ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंस, एनडब्ल्यूएफपी बोलते हैं शॉर्ट में, विच इंस्पायर्ड द लीग टू एडवांस द टू नेशन थियरी। ही वाज ऑनर्ड एज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। तो आप बोले तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
52 नंबर प्रश्न क्या है भैया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जयंती यौम ए विलादत ए मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान में सार्वजनिक अवकाश के रूप में कब मनाया जाता है? तो इनके जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है, तो हो जाएगा 9 नवंबर। क्या हो जाएगा? 9 नवंबर। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल यौम ए विलादत मोहम्मद इकबाल इज सेलिब्रेटेड एज अ पब्लिक हॉलीडे इन पाकिस्तान ऑन, तो आप बोलेंगे 9 नवंबर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए भैया? तो धार्मिक अध्ययन के साथ विज्ञान, कला और दर्शन के साथ एकीकृत करने वाला समग्र दृष्टिकोण पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी धार्मिक को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। धर्म ही सारी चीज़ों का आधार होगा। विज्ञान और कला को भी हम उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हमें धर्म इजाज़त देता है। लेकिन हाँ, विज्ञान और कला की हमें उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो एक संतुलन की बात करते थे। प्राचीन व आधुनिक इतिहास पढ़ाया जाए, वतन प्रेम व नोवेल पढ़ाया जाए। वतन प्रेम पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल द करिकुलम शुड बी, तो आप बोलें एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करते थे, इंटीग्रेटेड करने की बात करते थे कि जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हमें साथ में लेकर साइंस, आर्ट एंड फिलोसफी और सारे पाठ्यक्रम को बनाना है। एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने की बात करते थे, पेट्रियोटिज्म की बात करते थे, नोवेल्स पढ़ाने की बात करते थे। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार शिक्षण विधि होना चाहिए, तो स्व गतिविधि होना चाहिए, करके सीखना, वास्तविक जीवन से संबंधित। इन 3 शिक्षण विधियों की बात करते थे, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल द टीचिंग मेथड शुड भी, तो आप बोले शुड सेल्फ एक्टिविटी मेथड हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा, रिलेवेंट टू रियल लाइफ, तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मुस्लिम जगत को पुनर्जीवित करना, इस्लामी एकजुटता को बढ़ावा देना, एक नई आध्यात्मिक रूप से उन्मुख विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, तो उपयुक्त सभी। तो धर्म की तरफ तो झुकाव है भैया, ठीक ना। According to Allama Muhammad Iqbal, the aim of education should be revitalizing the Muslim world, promoting Islamic unity, building a new spiritually oriented world order. ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न क्या है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार विद्यार्थी होना चाहिए फ़क्र रखने वाला, यानी वतन से प्रेम रखने वाला, साहसी होना चाहिए, टॉलरेंस झेल सके, टॉलरेट कर सके किसी को, किसी के अपने से भिन्न विचारों को भी एक्सेप्ट कर सके, ऐसा हो, उत्सुक छात्र हो, नई नई चीज़ों को सीखने से संबंधित उसमें जिज्ञासा भरा हो, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये फ़क्र रखने वाला वतन प्रेमी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल और स्टूडेंट शुड बी, तो आप बोलेंगे फ़क्र रखने वाला होना चाहिए, यानी पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, कवरेज उसके अंदर हो, टॉलरेट कर सके, कीन स्टूडेंट हो, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, छात्रों में कल्पनात्मक, अवलोकनात्मक स्मृति मजबूत छात्रों का कर सके, सहानुभूति उनमें पैदा कर सके, उनको पूर्वाग्रह से मुक्त कर सके, भेदभाव न करे बच्चा, ऐसा उसको सिखाए, तार्किक बनाए, तो इस प्रकार का शिक्षक हो। ये सारी चीज़ें छात्र में उसको पैदा करनी है। क एवं ख दोनों हो जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल और टीचर शुड भी, तो आप बोले क्रिएटिव होना चाहिए, और बच्चों में क्या वो पैदा करने वाला होना चाहिए? इमेजिनेशन पावर उनमें पैदा करे, उनको ऑब्जर्वेशन करना सिखाए, उनकी मेमोरी को इन्हेंस करे, उनको एम्पैथेटिक बनाए, और वो बच्चा किसी को जज ना करे ऐसा बनाए, किसी से डिस्क्रिमिनेशन वो ना करे, तो इस प्रकार के गुणों को उनमें पैदा करने वाला होना चाहिए। बोथ ए एंड बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो दंडात्मक देखिए नहीं होना चाहिए, कठोर भी नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। वांछनीय भी हो सकता है, लेकिन इस टर्म का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो स्वतंत्र टर्म का प्रयोग किया, तो ग होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स डिजायरेबल शुड बी, तो आप बोले कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, हैरस भी नहीं होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, डिजायरेबल की बात इस टर्म का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो हम आंसर सी के साथ जाएंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है,
अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अनुसार विद्यालय होना चाहिए तो एक्सप्लोर करने का मंच विद्यालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए जहाँ पर बच्चा नई-नई चीज़ों को प्रयोग करके सीखे, तो क एवं ख दोनों आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अ स्कूल शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्लोरेशन, अ लेबोरेटरी, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 59 प्रश्न मैंने आपको आज के सेशन में कराया। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपके 59 में से कितने प्रश्न आपने सही किए। टोटल प्रश्न 59 थे, उसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक ना? ये कमेंट में आप बताएँगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा, उसकी वीडियो का लिंक वहां पर जाएगा। और जो नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड रिलीज हुई होगी वो भी मैं उसकी पीडीएफ वहां पर भेजूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे डीएम करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक ना? तो वो चीज़ है। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अभी अब जो 4-5 दिन बचे हैं उसमें आपका मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाए। बाकी थियरी की क्लास से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पीवाईक्यू 3 साल का लगा लीजिए, उसी के बेसिस पे आपको पेपर देना है, ठीक ना? ये चीज़ मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।